हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे हो गए। जैसा आप सबको बता दें कि समय हो चुका है 11। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एक बेहतर क्लास, बायोलॉजी की क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी ढेर सारी मेहनत करना है। तो बच्चों समझते हैं। तो ये प्रश्न काफी अच्छे हैं, इनको क्या करना है, तुमको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तैयार करना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि मुकुलन क्या होता है, बडिंग किसे कहा जाता है। बडिंग क्या है तो बता दें तुमको। निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कैसे, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा। तो हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है समझेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं निम्न श्रेणी के, जैसे कौन, हाइड्रा में ही क्या पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। तो बच्चों कैसे होता है मुकुलन, क्या होता है मुकुलन समझेंगे। हाइड्रा के शरीर पर, हाइड्रा का जो शरीर होता है, शरीर पर एक स्थान पर कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, क्या हमने बताया कि हाइड्रा के शरीर पर एक स्थान पर कोशिकाओं के क्या होने के कारण, नियमित विभाजन के कारण उभार के रूप में, किसके रूप में, मतलब उभार के रूप में पाई जाने वाली जो बच्चों संरचना होती है, नियमित विभाजन के कारण उभार के रूप में जो पाई जाने वाली ये संरचना दिख रही है तुमको, ये इसकी प्रारंभिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद से ये क्या है, जो उभार दिख रहा है तुमको, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहा जाता है। जो हाइड्रा शरीर से किसी कारणवश से क्या होता है, अलग हो जाता है और अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बना लेता है। क्या बना लेता है, एक स्वतंत्र जीव बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन। तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। क्या कहता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है, कहा जाता है। तो बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुकुलन किसमें पाया जाता है, तो मुकुलन किसमें पाया जाता है, ठीक, हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा। तो हाइड्रा कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव। आगे समझते हैं बच्चों, करें कि प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण तुमको पता है कि जो हमारा वायुमंडल है, पर्यावरण है, तो इसमें होने वाले वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो मानव जीवन पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। मानव की जो जीवन शैली होती है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी को क्या करते हैं, प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषण। तो क्या बच्चों लिखना है कि प्रदूषण क्या होता है, तो कहेंगे जो पर्यावरण है इसमें होने वाले वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो मानव जीवन पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब बात आती है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो तुमको समझा देते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। समझते हैं बच्चों, ये आप डायग्राम बना सकते हो हाइड्रा का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे समझते हैं। तो बच्चों प्रदूषण कितने प्रकार का होता है समझेंगे। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौन, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या, ध्वनि प्रदूषण। यातायात के जो संसाधन होते हैं उनसे निकलने वाली जो तेज ध्वनि होती है, ठीक, उससे होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। समझ में है। यातायात के जितने भी संसाधन है, जैसे ट्रेन हो गया, ठीक, कार हो गई, तो इनसे जो तेज हार्न बजाया जाता है, तो इससे निकलने वाली जो तेज ध्वनि होती है, मतलब जो मानव गतिविधियों को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, इन्हीं प्रदूषणों को क्या कहते हैं, ठीक, इस प्रकार के प्रदूषण को कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, साउंड पॉल्यूशन कहा जाता है। आगे समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण होता है। जल में अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से, जैसा कि पिछली क्लास में बताए थे कि वाहित मल क्या होता है, ठीक, जलमल किसे कहा जाता है, तो जल में दूषित पदार्थों के मिलने से जो होने वाला प्रदूषण होता है, क्या होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे वायु प्रदूषण, वायु में जो अवांछित पदार्थ होते हैं उनके मिलने से होने वाला जो प्रदूषण होता है क्या कहलाता है,
वायु प्रदूषण कहलाता है। तो पूछ रहा है कि प्रदूषण क्या होता है बच्चों, और प्रदूषण के क्या प्रकार होते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं, ठीक, लाग में पूछ दिया जाता है वायु प्रदूषण। फिर क्या होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनके विघटन से होने वाला जो प्रदूषण होता है वो क्या कहलाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। इसे रेडियोधर्मिता भी कहा जाता है। और क्या होता है मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो जो हमारी धरती माँ है इनमें हानिकारक रसायनों के मिलने से मृदा का दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है बच्चों, मृदा प्रदूषण कहलाता है, सॉइल पॉल्यूशन कहा जाता है इसे। आगे समझते हैं कि परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों बता दें कि परिवार नियोजन, जैसा कि पिछली क्लास में तुमको बताया था कि परिवार नियोजन होता क्या है। मानव कल्याण के लिए जो संख्या होती है, मतलब उसको क्या करना, नियंत्रित करना, जीवों की संख्या को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, लोगों की संख्या को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। तो बच्चों परिवार नियोजन की विधियां पूछ रहा है। तो परिवार नियोजन की जो विधियां होती हैं, ये इसकी कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसकी दो विधियां हैं, एक प्रमुख विधियां जिन्हें हम स्थायी विधियां कहते हैं। नंबर 1 क्या होता है, पुरुषों में नसबंदी, नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में नलीबंदी। ये परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। महिलाओं में नलीबंदी। तो बच्चों तुमको बता दें कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, शुक्रवाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां। और जो महिलाएं होती हैं उनमें ऐसे क्या पाई जाती है, अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। तो बच्चों हमारे कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, शुक्रवाहिनियां, और इन शुक्रवाहिनियों में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। अरे यार बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। हम तुम्हारे लिए जब दिन रात एक करे दे रहे हैं तो तुमको भी तो मेहनत करनी है अच्छे से। आगे समझते हैं कि जो अंडवाहिनियां होती हैं उसमें क्या रहता है, अंडाणु पाया जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि अगर ये विधि जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि जो पुरुषों की शुक्रवाहिनियां होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा, काट कर उनको बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। जो महिलाओं की अंडवाहिनियां होती है इसी प्रकार, मतलब महिलाओं में नलीबंदी क्या होती है, तो महिलाओं की जो अंडवाहिनियां होती है उनको भी क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु जो होते हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाते। जब दोनों जा नहीं पाएंगे तो निषेचन हो नहीं पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, मतलब परिवार को नियोजित किया जा सकता है। तो परिवार नियोजन की ये दो विधियां हैं, स्थायी विधियां हैं। ठीक, और सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे समझते हैं ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां क्या होती है बच्चों, वे पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ऐसी पेशियों को क्या कहा जाता है, मतलब ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है, जिनको आप अपनी बुद्धि के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। ऐसी पेशियां को क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं। तो बच्चों बता दें कि अनैच्छिक पेशियां पढ़े होंगे, ठीक, मतलब कि अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं कि वे पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कहेंगे कि भाई धड़को तभी धड़केगा। अरे यार कभी भी धड़क सकता, कभी कभी नहीं धड़कता है, ये हमेशा होने वाली क्रिया है। ठीक, हर समय ये पंप करता रहता है न। तो हृदय का धड़कना, ठीक न, फेफड़ों, जैसे जो फेफड़े होते हैं तो फेफड़ों में रक्त का जो बहना होता है, ठीक, ये भी ऐसे क्या होता है, सारी क्रियाएं ऐसे क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है
कि अनैच्छिक पेशियां वे होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, ऐसी पेशियों को क्या कहा जाता है, अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। आगे समझते हैं कि जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म बच्चों क्या होता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ कि जो अनेक जीव थे जो पृथ्वी पर निवास करते थे, वो क्या हो गए, मतलब अचानक से कोई आपदा आई और आपदा आने पर ऐसे क्या हो गए, वो जमीन के नीचे दब गए। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनके जैसे जो मृत शरीर थे वो काहे में चेंज हो गए, अवशेष में परिवर्तित हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी आपदा के आने से, ठीक, मतलब क्या हुआ, जो जीवों के मृत शरीर थे वो धीरे धीरे ऐसे किसमें चेंज हो गए, मतलब अवशेषों में परिवर्तित हो गए। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहता है, जीवाश्म कहा जाता है। ठीक, जैसे आगे समझते हैं, कह रहा है कि हार्मोन क्या होता है बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होते हैं। तो समझा दे कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन जो है ये शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने वाले रासायनिक पदार्थ जो होते हैं। क्या हमने बताया कि शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने वाले रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। या फिर अंतःस्रावी स्राव जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। तो बच्चों क्या बताया हमने कि शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। या फिर कह सकते हो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो जटिल कार्बनिक पदार्थ स्रावित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। जैसे कि होता है सेरोटोनिन, कौन हार्मोन, सेरोटोनिन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक, इसी प्रकार एंडाडर्फिन, ठीक हो गया, कार्टिसोल हो गया, डोपामाइन हो गया, कौन, डोपामाइन, ठीक। तो लिख सकते हो ये हार्मोन होते हैं, कौन कौन, सेरोटोनिन, इंसुलिन, डोपामाइन, ठीक, आदि लगा सकते हो। ठीक, तो आगे समझते हैं बच्चों। अगला है कि मधुमेह रोग किसे कहते हैं। तो मधुमेह रोग क्या होता है बच्चों, डायबिटीज क्या होती है, ठीक, समझते हैं, जिसे शुगर कहा जाता है। क्या कहता है, शुगर, साधारण भाषा में। तो बच्चों क्या होता है मधुमेह, जब हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी, जब हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो लिख सकते हो कि जब हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो होता क्या बच्चों, जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं होती हैं, क्या, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, ये ग्लूकोज का श्रावण करने लगती है। क्या करने लगती है, किसका श्रावण करने लगती है, C6H12O6, ग्लूकोज का श्रावण करने लगती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब मधुमेह रोग कहते हैं। मतलब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है और इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, मधुमेह रोग कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज का श्रावण करने लगती है लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो बच्चों बता दें कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में क्या लिखेंगे, क्या क्या ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य। सूर्य जो है ये ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत है।
तो क्या हमने बताया कि सूर्य जो है ये ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत है और सबसे बड़ा भी स्रोत है। कैसा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, और भी इसके स्रोत हैं, जैसे पेट्रोल से भी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, पेट्रोल। भाई गाड़ियों में क्या पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, जिसके द्वारा ही तो हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक न, तो यातायात के जो संसाधन होते हैं उनमें ऊर्जा के स्रोत कौन है, यही तो है, पेट्रोल डीजल हो गया। ठीक है, बायोगैस। ठीक, कौन सी गैस, बायोगैस। तो ये भी ऊर्जा के स्रोत है। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, क्या, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, और कौन, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो पूछ दिया जाता है कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, तो जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक, तो क्या बताया हमने कि वे स्रोत जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला भी आता है, कौन, कोयला भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। केरोसिन है, वो भी ऊर्जा का स्रोत है। तो लेकिन सबसे बड़ा अगर हम स्रोत कहें तो सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है, सन। ठीक, और इसी प्रकार से पेट्रोल भी है, डीजल भी है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ठीक, ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं और एक अपरंपरागत स्रोत होते हैं, जिसे हम नवीकरणीय और अनावीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। आगे समझते बच्चों, अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है। तो भैया जो नाभिकीय ऊर्जा है इसके द्वारा भी क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा द्वारा क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलता है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, तो नाभिकीय जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा ऐसे क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अधिक मात्रा में कह सकते हो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो क्या हमने बताया कि नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है इसके द्वारा से क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और क्या लिख सकते हो, और क्या महत्व होते हैं नाभिकीय ऊर्जा। जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इससे बच्चों किसी भी प्रकार का क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। और जो प्रदूषण नहीं होगा तो पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तो क्या हमने बताया, पहली बात तो ये बताई कि नाभिकीय ऊर्जा जो है, ठीक, इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और क्या, नाभिकीय ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इससे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक, हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं, इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ये भी तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों समझ में आए हों, ठीक, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से आपको एक नई क्लास के साथ और नए अंदाज के साथ। धन्यवाद।